बच्चों बुक्स खोला कि नहीं? टेक इट इजी, टेक इट इजी। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग? एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेंगे। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के हैंड रिटन नोट लाए हैं आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और अट्रैक्टिव हैंड नोट है और मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, जो आसान लैंग्वेज जिसे कहते हैं, आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। ओके, और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा एक ब्रांच जहाँ सिर्फ किसके बारे में बात किया जाए? चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाए? चार्ज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज। ओके, कोई भी अगर पूछ दिया कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में बोलो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो कैसे बोलोगे? ओके, अब है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। इट काउज ए फोर्स व्हेन द मैटर प्लेस एंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो चार्ज क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक फिजिकल क्वांटिटी है मैटर का। मतलब मैटर का एक ऐसा क्वांटिटी है जो एक कारण है किसका? फोर्स का। जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, मतलब दोनों वहाँ पे दोनों मौजूद हो, तो वहाँ पे क्या एक फोर्स जनरेट करता है, उसको बोलते हैं चार्ज। ओके, लेकिन हम लोग के लैंग्वेज में, अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात किया जाए तो सिंपल से चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही जो ना किसी भी एटम का चार्ज होता है, एलिमेंट का चार्ज होता है। और एलिमेंट किससे बना होता है? मतलब कोई भी सब्सटेंस किस चीज़ से बना होता है? एलिमेंट से बना होता है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज का डिफाइन थोड़ा अटपटा टाइप है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से कुछ समझ लो। ये कारण है फोर्स का। सबसे पहला नंबर ये तो क्वांटिटी है किसका? मैटर का, जो उसी का ये कारण है फोर्स, जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ओके, अब है देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। केमिस्ट्री में ही पढ़े होगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नॉट एनी चार्ज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम्स है। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्स। अब बात है 1 कूलम्स इक्वल टू क्या होता है? तो 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, बोल रहा है 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है तो 1 कूलम चार्ज ऐसा क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो एक्सर्ट करता है कितना फोर्स? 9 × 10⁹ न्यूटन। इतना चार्ज क्या करता है? एक्सर्ट करता है, मतलब लगाता है। होता है ना, कोई भी धक्का देता है, जैसे कि 10 न्यूटन फोर्स, इसी टाइप का यहाँ पे क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, ऑन इक्वल चार्ज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ, मतलब कि अगर ये एक चार्ज रखा है और ये एक चार्ज रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। तो ये चार्ज जो है इस पर जो अगर फोर्स लगाया कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, आगे मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ समझ लो, आगे भी समझना है। ओके, ए रीजन अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या? एक रीजन है। रीजन वो रीजन होना नहीं, जगह, एरिया, रीजन। और ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन और विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट। मान लो ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसके अगल बगल में इधर फोर्स लगता होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर आयरन रख दो, मैग्नेटिक कोई मटेरियल रख दो, तो ये तुरंत खींच लेगा फिर। तो ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड है का एरिया। ये जो एरिया है उस एरिया को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा एरिया जो मैग्नेट
मैग्नेट रखा हुआ और मैग्नेट जो है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ खींच ले तो उसको एरिया को क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे रखे, यहाँ पे नहीं खींच रहा है ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ओके, तो इसका ये मतलब होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज ए फिजिकल फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ये एक फिजिकल फील्ड है, ठीक ना? फिजिकल फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नेट के द्वारा होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। इसमें नहीं, हाँ, मैग्नेट वाले चैप्टर में ये पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। ओके ना, सोलेनाइड पढ़ोगे तो उसमें भी जो है ना ये चीज़ वहाँ अप्लाई होता है। सोलेनाइड क्या करता है, अपने अगर उसमें करंट फ्लो किया जाए तो अपने अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक चीज़ नोट यहाँ पे, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कूलम है अगर कहीं पे या किसी भी चीज़ पे, तो कितना चार्ज प्रोड्यूस, कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें? तो 6 × 10⁻25 6.25 × 10⁻18 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, इतना क्या है इलेक्ट्रॉन। ओके, that mean a single electron contain 1.6 × 10⁻19 of negative charge। मतलब इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का ये है क्वांटिटी है। ओके ना, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन करता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े भी होगे क्लास 9th में। अब टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी। मैटर के बारे में बात कर रहा है, टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता हो। 2 टाइप के होते हैं, एक इंसुलेटर, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो, इंसुलेटर जिससे ना पास होता हो। एक काइंड ऑफ मैटर थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो सके उसको क्या कहेंगे? कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। देखो, 2 सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो कॉल्ड इंसुलेटर। सिंपल सी फंडा है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा तो उसको इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो कंडक्टर। एग्जाम्पल भी दिया है, सिल्वर, गोल्ड एंड अदर मटेरियल। गोल्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। ओके, लेकिन ये कॉस्टली होता है इसलिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, द 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी रुका हुआ, मतलब रेस्ट में। स्टैटिक मतलब ही होता है रेस्ट। ओके ना, शायद ये चीज़ नहीं सुने होंगे। तो वैन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज इफ इन द रेस्ट कंडीशन और स्टेशनरी कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर रेस्ट कंडीशन में है या रुका हुआ है तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी मोशन में मूव कर रहा है तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब फोर्स है, ये एक टाइप का फोर्स है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो बहुत टाइप का फोर्स हो सकता है, ठीक ना? तो यहाँ पे किस टाइप का फोर्स है? यहाँ पे चार्ज में लग रहा है। तो ये कूलम्स लॉ एक दिया गया है, जो कि कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, वो उन्होंने दिया था। और कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम रखा गया उन्हीं के नाम पे। ओके, तो ये क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज। फोर्स एक्ट कर रहा है 2 चार्ज के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। देखो, गौर करो, इस टाइप के कहीं 9th में भी पढ़े होंगे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। ओके, नहीं पढ़े हो तो फिर से देख लो। यहाँ पे बोल रहा है 2 फोर्स है, एक ये। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज, मतलब ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो। 2 चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, मतलब फोर्स लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। इसके मतलब कि ये F क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, मतलब Q1 और Q2। ओके, Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? मान लो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है,
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या, स्क्वायर के, मतलब एफ इज इन, ये तो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली करेंगे तो क्या करेंगे, 1/r², 1/r², क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर इसको फर्स्ट मान ले हम, इसको अगर सेकेंड मान ले, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले, तो क्या होगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, क्या होगा, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट k होगा, ओके ना। तो इसको ऐसे लिखो, k इज इक्वल टू, दिख रहा नहीं है इसे लिख दो, k इज इक्वल टू Q1 Q2, सॉरी ये हटाए हैं, ये प्रोपोर्शनल हटाए हैं, तो क्या आ गया, k आ गया, इक्वल टू डाले तो k आ गया, k लाना था, ओके, Q1 Q2/r², ये फार्मूला आ गया, ओके। एग्जाम में वो ड्राइव करने के लिए आ सकता है, ओके ना। सिंपल सा समझो, एकदम आसान तरीका है, Q1 बहुत ही आसान तरीका, बस समझने की कोशिश करो, ओके ना, बस समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है। दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, ओके, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स जो है ना Q1 Q2 होता है। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 मतलब इसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके Q1 Q2/r² आएगा, ओके, Q1 Q2/r² आएगा, Q1 Q2/r², ओके। अब ये प्रोपोर्शनल बीच में आ गया, ये तंग कर रहा है प्रोपोर्शनल। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए k लाना पड़ेगा। अगर इक्वल टू डालेंगे तो इक्वल टू यहाँ डाले हैं, तो इसके बीच, इसके लिए हम k लाए हैं, बस इतना ही है। और इसको देखो, ये फिगर डायग्राम भी बना हुआ है, ओके, और यहाँ लिखा हुआ है लेटेस्ट कंसीडर द चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस और इन वैक्यूम, ओके ना, और वैक्यूम डिस्टेंस r होगा, ओके। ऑन कूलम लॉ ये है, बता दिए, r² के इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड को करोगे तो ये आएगा, प्रोपोर्शन हटाने के बाद ये आएगा, ओके। k का क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो कि k का वैल्यू क्या होता है, 1/4π, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। ये नोट लगा तो इसको एप्सिलॉन नोट बोलेंगे, इसको एप्सिलॉन बोलेंगे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है, ओके। और k का वैल्यू कितना था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ओके, गॉट इट। चलो आगे, अब है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है, ये क्वांटिटी है, द एबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम टू अलाउ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड लीव टू फ्लो। एप्सिलॉन नोट क्या है, ये देखो, ये बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके ना, बट अगर नॉलेज के लिए रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, ये बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या एक क्वांटिटी है, किसी भी चीज़ का अपना अपना एक क्वांटिटी होता है, ओके ना। जैसे कि वाटर के लिए डेंसिटी, उसका एक ये क्वांटिटी डेंसिटी, ओके, तो डेंसिटी बताता है कितना वाटर हार्ड, मतलब भारी है या हल्का, ये सब डेंसिटी भी डिपेंड आता है। तो वैसे ही इसका भी एक एप्सिलॉन नोट टाइप, इसी टाइप का, मतलब फ्लो करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए ये एप्सिलॉन नोट आया है, ओके ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ए फोर्स अप्लाइड बाय स्टेशनरी चार्ज, एक फोर्स ऐसा फोर्स जो अप्लाई करे किस पे, स्टेशनरी चार्ज पे, मतलब रुका हुआ चार्ज पे। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज है, रुका हुआ चार्ज पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल, ओके, चाहे वो पार्टिकल चार्ज हो या अनचार्ज हो, रुका हुआ फोर्स पे अगर लगा रहे तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। देखो स्टैटिक यहाँ पे भी दिया है, बोले स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ओके ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होगा, ओके ना, इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एज द अमाउंट, यहाँ से इसका डिफाइन है, कहाँ से, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, टू दैट पॉइंट। मान लो ये एक पॉइंट है P, ओके, बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अमाउंट, एनर्जी, वर्क, किसका वर्क,
वर्क, कितना काम किया, इन्फिनिटी से अगर किसी एक पॉइंट पे अगर वो मूव करके आ रहा है, ओके ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गौर से समझो पहले क्या बोल रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसका फार्मूला होता है वी बाई क्यू। क्या होता है, वी बाई क्यू। ऐसा ही है पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आगे पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या कहता है, ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से बोल रहा है तो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, फार्मूला भी दोनों का सेम होगा। जहाँ की यहाँ पे वी क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू क्या बोल रहा है, वर्क डन, और चार्ज क्या बोल रहा है, मतलब क्यू क्या बोल रहा है, चार्ज। ओके, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, याद कर लो। अब 1 वोल्ट इक्वल टू, देखो ऐसा यूनिट का डिफाइन और नेम ये पूछ लेता है अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर ये ऐसा यूनिट अगर पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से ही पूछता है। ओके, तो व्हेन 1 यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1 जूल वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करो। 1 यूनिट चार्ज मतलब एक यूनिट चार्ज मूव कर रहा है कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे अगर 1 यूनिट चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो 1 जूल वर्क अगर डन, 1 जूल वर्क अगर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। समझ में आया, मतलब पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस वही बोले, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट की बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इसका ये देखो सेम उसका अपोजिट फॉर्मूला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर रहा था, इन्फिनिटी से ला रहा था, ये क्या कर रहा है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। दोनों में अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, दोनों में सेम हो रहा है, बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, वो इन्फिनिटी से आ रहा था, ये कहाँ से आ रहा है, दूसरे पॉइंट से। देखो दोनों का डिफाइन याद करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें क्या है, अनदर पॉइंट दूसरे पॉइंट से आ रहा है, उसमें इन्फिनिटी से आ रहा है। ओके, यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे सेम चीज रहेगा। ओके ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन। 1 जूल वर्क अगर डन करेगा मूविंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, और क्या बोलते हैं, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है और 1 जूल काम किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट। अब है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे समझो, देखो किसी भी वायर में, मान लो ये वायर है, अगर इलेक्ट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो होगा, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज। द इलेक्ट्रिक करंट, ये दूसरा डिफाइन याद कर लो, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर सच एज मेटल वायर। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी समझ लो, स्ट्रेंथ मतलब होता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हमको जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसका नंबर, जैसे कि 5 एम्पियर 6 एम्पियर, तो इसका नंबर जो है ये मैग्नीट्यूड हुआ। ओके, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू होता है
चार्ज देखो यहाँ पे है, कहाँ गया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज पास हो रहा है इन गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम। ओके, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर डिफाइन कैसे करते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है ये वायर है, ये जो सर्कल है ये क्रॉस सेक्शन हुआ, ये एरिया जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके ना, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, एक 1 कूलम फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। देखो स्ट्रेंथ ऑफ करंट मेजर किससे करेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर, एमीटर से क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं या वोल्टेज बोल लो। ओके, दूसरी एमीटर से इस स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या करते हैं, एमीटर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, ठीक ना। एक आता है गैल्वेनोमीटर, अक्सर ये क्वेश्चन अभी आ रहा है इसमें सेल्फ असेसमेंट में या क्या नाम है उसके सैंपल पेपर में। ओके, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है किसको, प्रेजेंस ऑफ करंट को, प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट को। ओके, एमीटर क्या करता है, मेजर करता है किसको, करंट को। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ मतलब जो जिस पाथ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिस पाथ पे, जिस रास्ते से, पाथ मतलब रास्ता होता है, जिस रास्ते से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सर्किट ये बना हुआ है, ये यहीं से ना करंट पास फ्लो हो रहा है, ये भी है। ओके, अब है सिंबल कुछ किसी भी चीज़ का, मतलब किसी थोड़े इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का। सेल का सिंबल इस टाइप का होता है। ओके, बैटरी ऑफ 2 सेल, देखो सिंगल अगर बैटरी हो तो उसको सेल बोलेंगे, उससे एक से ज़्यादा हो तो उसको बैटरी बोलेंगे। ओके ना, तो इसको बैटरी। जस्ट देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है, जस्ट लाइक ये भी। ये कनेक्टिंग वायर है, सिंपल सा जस्ट वायर। ओके, ये जॉइंट वायर है, मतलब यहाँ से यहाँ करंट पास हो रहा है, नहीं होता है एक तार जा रहा है उसमें से हम जोड़ के अलग से अपने निकाल लेते हैं बल्ब के लिए, उस टाइप का। ओके, ये वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब एक जुड़ा हुआ नहीं है, बस पास हो रहा है। नहीं, एक तार ऐसे जा रहा है, एक तार ऊपर से हम लोग भेज दिए नहीं, मतलब कि क्या कहते हैं, ये ऊपर से अंदर इससे कनेक्ट नहीं है इससे, इस तार से, बस टच है ऊपर से, और ये टच है मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। नहीं तो तार पे तार रख देते हैं, बस वैसे ही रखा हुआ है ये। ओके ना, जस्ट लाइक विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उसे। ये है फिक्स्ड रेसिस्टेंट। क्या है, फिक्स्ड रेसिस्टेंट। फिक्स्ड रेसिस्टेंट का मतलब होता है अगर ये 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा ये, मतलब इसको हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, या ये खुद नहीं होगा। ओके, ये वेरिएबल रेसिस्टेंट मतलब वैरी कर सकता है, इसको टाइम टू टाइम हम इसको वैरी करा सकते हैं। ओके ना, इसका साइन इस टाइप का होता है, जस्ट लाइक रेसिस्टेंस बना लो, इसको क्रॉस कर दो, वैरी कर सकता है। एमीटर का सिंपल सा गोल बना के ए लिख दो, या एमीटर, वी लिख दो, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर मतलब डिटेक्ट करता है। देखो एमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को बोल लो, या गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, डिटेक्ट करता है करंट को, प्रेजेंस ऑफ करंट को। एंड ओपन स्विच ऐसा होता है, ओपन। ओके, यहाँ पर ओपन का मतलब क्लोज होता है, यहाँ पर ओपन का मतलब क्लोज होता है, मतलब ये देखो ओपन है, स्विच ओपन है मतलब कि तार हटा हुआ है, ओपन यहाँ पे ये मतलब हुआ। और हम लोग के घर में क्या होता है, स्विच ऑन कर दो, वो अलग बात हुआ ऑन करना, यहाँ ओपन है। ओके ना, क्लोज स्विच देखो क्लोज, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, ये हमारा घर वाला ऑन। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस टाइप से बनाते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का, द कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। ओके,
द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। देखो कन्वेंशनल डायरेक्शन अगर पूछे एग्जाम में पूछता है अक्सर, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन अभी सिंपल से हम बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट किस तरफ होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड होगा। तो यही बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू आउटर सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसे बहता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। कैसे, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, याद कर लो आउटर सर्किट में। बट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअल फ्लो कैसे होता है इसका इलेक्ट्रॉन का, निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ये हाउ द करंट फ्लो इन वायर, वायर में कैसे फ्लो करता है, जस्ट वो सब है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो पढ़ लेना ये। व्हेन मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड सोर्स, ये सब तो पता ही है, अगर सोर्स में कनेक्टेड नहीं होगा, देखो इस डायग्राम से बनाते हैं, अगर सोर्स में कनेक्टेड नहीं होगा, ये अगर सिंपल जस्ट लाइक वायर है, ओके, तो वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब तितर बितर हुआ रहेगा, मतलब कोई एक तरफ नहीं होगा, अलग सबका अलग अलग डायरेक्शन होगा। अगर वही हम इसमें करंट मतलब करंट दें और किसी भी सोर्स में, तो देखो एक यूनिक डायरेक्शन, इसका अलग अपना डायरेक्शन बन जाएगा। देखो अगर ये इस तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसे इस तरह जो ना हम, ये करंट का डायरेक्शन होता है, इस तरफ से नोटेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बोल रहा है करंट जो है कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, करंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ये मैं इससे पहले ही बोला था, ये प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। प्रोपोर्शन हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, जो कि आई इक्वल टू सॉरी हाँ v इक्वल टू, ये गलत हम लिखे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होगा। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ri, v इक्वल टू ri। ये r क्या है, रेसिस्टेंट है, और ये कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट भी है, जो कि कैसे आया है, ये प्रोपोर्शन हटाने के बाद, ये प्रोपोर्शन हटाने के बाद। ओके, दिस कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड रेसिस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट। अभी रेसिस्टेंट का ही पूरा यूज होगा। ओके ना, ये एक्सपेरिमेंट कुछ है, अगर एक्सपेरिमेंट पूछ गया तो इसको ऐसे बनाना है। देखो एक्सपेरिमेंट समझ जाओगे तुरंत बन जाएगा। ओम्स लॉ इज प्रूव बाय द हेल्प ऑफ एमीटर वोल्ट मीटर एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, देखो फर्स्टली क्या करना, वी हैव टू अरेंज सेल वोल्ट मीटर एमीटर रेसिस्टेंट एंड प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर कहाँ गया, अच्छा वो छोटू सा बना है यहाँ पे, छोटू सा बना, छोटू सा। देखो ये है डायग्राम। ओके, बैटरी ये सब अरेंज किया गया है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है करंट का, ये सब इस टाइप से अरेंज करना है। ओके, इस टाइप से अरेंज करना है, इस टाइप से अरेंज करना है शोन इन द डायग्राम। थ्रू द चेंजिंग इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल चेंज करेंगे। नंबर ऑफ सेल अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल मतलब बैटरी को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। वी चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन दिस वे वी ऑब्जर्व द सम डिफरेंस रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो इन डिफरेंस विच आर फॉर्मेटेबल, अब इधर ही आने वाला है। देखो इसको पहले देखो, अगर ये बैटरी चेंज करेंगे तो बैटरी चेंज करेंगे, तो अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इस एमीटर में रीडिंग अलग बताएगा, मतलब बढ़ेगा। पहले 2 एम्पियर था तो फिर अभी 3 एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट मीटर में भी जो है रीडिंग बढ़ेगा। ओके, पहले 20 वोल्ट था तो अब 30 वोल्ट आ जाएगा, इस टाइप से होगा ना, तो वो होगा। और डिफरेंट अगर टेबल इसका बनाया जाए तो जितना जैसे बैटरी चेंज करेंगे वैसे वो चेंज होगा। तो यूजिंग द ग्राफ व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दीज 2 फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये 2 फिजिकल क्वांटिटी मतलब आई मतलब करंट और वी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, तो वी फाउंड ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ओके ना, एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये आई और ये वी का। द स्ट्रेट लाइन इज इन नेचर ग्राफ सो दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्ट्रेट लाइन बोलता है करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हैंस प्रूव, सो इन दिस वे
सो इन दिस वे वी फाउंड दैट ओम्स लॉ इज राइट। इसी के लिए हम लोग क्या बोले, ओम्स लॉ राइट है। हमको प्रूफ क्या करना था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। किससे, ये हमारे डायग्राम से, ये किससे, ग्राफ से। ओके, अब रेसिस्टेंट, इट इज़ द नेचर ऑफ कंडक्टर, ये क्या नेचर ऑफ द वायर है, और टेंडेंसी टू वायर रेसिस्ट द करंट पास थ्रू द कंडक्टर। देखो सिंपल मायने में अगर रेसिस्टेंट को समझोगे तो जस्ट लाइक करंट को रोकता है, ये क्या करता है, करंट को रोकता है। जिस भी वायर का अगर रेसिस्टेंट अगर हाई है तो वो क्या कर रहा है, करंट को फुल्ली रोक रहा है, करंट को रोक रहा है। जो रेसिस्टेंट मतलब देखो इस बीच में अगर कुछ हम रख देंगे, ला देंगे, तो ये क्या करंट, इलेक्ट्रॉन मूव करने देगा, इलेक्ट्रॉन तो टकरा जाएगा आके। ओके ना, तो ये होता है रेसिस्टेंट का मतलब। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द इंड ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट, ये उतना यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल है, ये याद कर लो। रेसिस्ट मतलब क्या, रोकना, रेसिस्ट मतलब रोकना, करंट को रोकता है। देखो इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता। क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन पास करता, क्योंकि उसका रेसिस्टेंट हाई होता है। इंसुलेटर का रेसिस्टेंट हाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी, अगर ये मान लो मैं बनाया, ओके, अगर इसमें इस बीच में हम कुछ रख दिए हैं, सॉरी एक मिनट, अगर इस बीच में कुछ रहेगा इम्प्योरिटी, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से आ रहा है तो क्या होगा, वो रोकेगा इसको। जहाँ कुछ ज़्यादा ही पूरा भरा रहेगा तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो पास ही नहीं हो पाएगा। बस इसी को रेसिस्ट करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। ओके, ऐसे बोलते प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्री फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोकता है, थ्रो इन इट, मतलब खुद से, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। इसको रिप्रेजेंट आर से भी करते हैं, आर इक्वल टू वी आई होता है, मतलब वी इक्वल टू आई आर होता है। तो वी रेसिस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई आई। ओके, वी आई फार्मूला लिखा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर वहाँ से नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ से मिल जाएगा। अब 1 ओम बोल रहा है, व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू अंडर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन द रेसिस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम। अगर 1 एम्पियर करंट पास होगा अंडर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के, ओके, 1 वोल्ट, अगर 1 एम्पियर अगर पास होगा करंट अंडर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन क्या होगा, करंट 1 ओम होगा, करंट 1 ओम होगा। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे बता रहा है कि अगर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट है, एम्पियर करंट भी 1 एम्पियर है, तो रेसिस्टेंट कितना होगा, 1 ओम। कारण क्या है, सिंपल सा कारण है, कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, मतलब टकराता है, विथ अदर इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन से, आयन से, एटम से, ऑफ ए कंडक्टर काउज द रेसिस्टेंट। इसी का कारण क्या है, रेसिस्टेंट क्या हो, मतलब बोले ना हम, रोकता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है। तो कैसे रोकेगा, ये टकराव से, किससे टकराता है, अदर एलिमेंट से, अदर एलिमेंट से, आयन से, एटम से। ओके, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ऑन विच फैक्टर डिपेंड, रेसिस्टेंट का वायर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब कि अगर आर बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा। ओके ना, अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं, किसी भी वायर का लेंथ अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंट क्या है, बढ़ेगा। गॉट इट। अब है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, बोला ना मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब नीचे आ जाएगा। ओके ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1 बाय एरिया, 1 बाय एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सिंपल सा लिख दो, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस। थिकनेस होता है ना, मोटापा, कितना मोटा वायर है, नहीं बोलते हैं। अगर मोटा पतला वायर है, मोटा वायर है, नहीं बोलते हैं। अगर मोटा वायर लेंगे, अगर एरिया ज़्यादा होगा उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेसिस्टेंट कम होगा। जितना मोटा वायर करंट उतना फ्लो होता है, पता है ना, नहीं बोलते इसमें मोटा वायर दो, पतला वायर दोगे तो जल जाएगा, जस्ट उसी टाइप का। ओके, अब देखो, इसको फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। अगर दोनों को फर्स्ट और सेकंड मिलाएंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसी के टाइप में एल बाई ए, सॉरी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ओके,
फिर यहाँ प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लाना होगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, राइट। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ माइंड में घुसा लो, ये प्रोपोर्शनल है, अगर ये हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है R इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब ये रो क्या है, ये कांस्टेंट है, ओके ना, जिसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये L है, जिसको इसको रो बोलते हैं, रो रेसिस्टिविटी, ओके। और इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट। अगर कहीं पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंट अगर बोले, डिफाइन स्पेसिफिक रेसिस्टेंट, तो उसको रेसिस्टेंट का डिफाइन मत देना वहाँ पर। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट अगर जहाँ लिखा रहे तो वहाँ पे रेसिस्टेंट का फर्म मतलब डिफाइन मत देना, या ऐसा यूनिट पूछे तो, ओके। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। और ये डिपेंड करता है अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द वायर। किस पे डिपेंड करता है? और नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसा मटेरियल लिए, गोल्ड लिए हैं या कॉपर लिए या एल्युमिनियम लिए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर में जस्ट उल्टा है। सेमीकंडक्टर होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर होता है जो करंट पास हो उतना जितना एज यूजुअल कंडक्टर में पास। सेमीकंडक्टर मतलब ये होता है आधा, ओके ना। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो, ओके ना। रेसिस्टिविटी का डिफाइन देख लो, रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द, ये मत याद करो, ये वाला याद कर लो। रेसिस्टेंट पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर डिटरमाइन द रेसिस्टेंट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट, ओके। मतलब रेसिस्टेंट जो है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेसिस्टेंट। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड है, रेसिस्टेंट पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके ना। फार्मूला बेस्ड है, इसमें आपको समझाने को है नहीं, बस इसको रट्टा मारना है। रेसिस्टेंट जो है ना प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जबकि रेसिस्टिविटी का है प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल का। रेसिस्टेंट है प्रॉपर्टी किसका? कंडक्टर का। रेसिस्टिविटी है कंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी, दोनों में डिफरेंस। अब ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट, द कंडक्टिंग वायर ऑफ रेसिस्टेंट विद द सर्किट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट। मतलब कनेक्टिंग रेसिस्टेंट को कनेक्ट करता है विद सर्किट से, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट। जैसे कि दो रेसिस्टेंट, एक ये रेसिस्टेंट हुआ और एक ये रेसिस्टेंट हुआ, दोनों को हमको मिलाना है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट। वाई वी कनेक्ट रेसिस्टेंट? जब हम मिलाते हैं तो उसमें रीज़न होता है क्यों हम मिला रहे हैं। तो फॉर यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक करंट को यूटिलाइज करने के लिए, और वी कनेक्ट रेसिस्टेंट विद ए सर्किट, ओके। हाउ मेनी, कितने टाइप से इसको मिला सकते हैं? दो टाइप से, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, इन सीरीज ग्रुप कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेसिस्टर रिमेन कांस्टेंट। करंट क्या होता है सीरीज में? सेम रहता है। करंट क्या रहता है सीरीज में? सेम रहता है। इस चीज़ को याद करना होगा। टू करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, बट वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल रेसिस्टेंट। आगे और समझ में आएगा, बताऊंगा मैं, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल का देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच कंपोनेंट। करंट क्या होता है पैरेलल में? अलग अलग रहता है, और क्या बोलते हैं, करंट अलग अलग रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ईच रेसिस्टर, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर रिमेन कांस्टेंट रहता है और इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पीडी सेल, ओके। कैरेक्टरिस्टिक है, बस सेम वही चीज़ है। एक करंट पास थ्रू ऑल कनेक्टेड रेसिस्टेंट, करंट क्या होता है? पास होता है ऑल रेसिस्टेंट से। रेसिस्टेंट और सीरीज कॉम्बिनेशन कैन बी कंट्रोल बाय सिंगल स्विच और की। इसको एक सिंगल स्विच और की से कंट्रोल किया जा सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन, बट पैरेलल में नहीं कर सकता। ऑल रेसिस्टेंट बोल रहा है, ओके ना। अभी समझ में आएगा कैसे। द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंट।
मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट जो है क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का सम होता है ऑल रेसिस्टेंट का। ओके, वन रेसिस्टेंट कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई एक रेसिस्टेंट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर खराब हो गया, इन दिस सिचुएशन ऑल रेसिस्टेंट स्टॉप देयर फंक्शन, मतलब जितने भी रेसिस्टेंट है सब क्या होगा, फंक्शन करना छोड़ देगा। क्या करेगा, फंक्शन करना छोड़ देगा। देखिए एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया या एक बल्ब होल्डर खराब हो गया तो आगे वाला सारा होल्डर में बल्ब नहीं जाएगा, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो। पैरेलल में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईच रेसिस्टेंट हैव डिफरेंट करंट, प्रत्येक रेसिस्टेंट के पास डिफरेंट करंट रहता है, बट सीरीज में ईच रेसिस्टेंट के पास सेम करंट रहता है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मे हैव इट्स ऑन कंट्रोल स्विच, मतलब सबके पास अलग अलग रहता है। जैसे कि हमारे घर में फैन का अलग स्विच होता है, क्या बोलते हैं, बल्ब का अलग स्विच होता है, इस टाइप से। टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, स्मॉलर देन ईच रेसिस्टेंट होता है। अगर ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 6 ओम है, तो इससे कम ही होगा, मतलब 1 ओम आ जाएगा, इस टाइप का। जो फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, आएगा नहीं, इसको अभी हम करके नहीं देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, इसको सीरियस मत लेना। 2 ओम 6 ओम, तो इससे कम आता है, इससे लेस देन आता है। ओके ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट कैसे अभी समझ में आएगा। अगर एक भी खराब हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक वर्क करेगा प्रॉपर्ली, दिखता नहीं है। अगर पंखा का स्विच खराब हो गया तो बल्ब जलता रहता है, जस्ट लाइक इसी टाइप पैरेलल का। रिजल्टेंट रेसिस्टेंट क्या होता है, सिंगल रेसिस्टेंट, एक सिंगल रेसिस्टेंट होगा जो किसके जगह पे आएगा, इंस्टेंट मतलब के जगह पे, मेनी मतलब अलग अलग रेसिस्टेंट है उसके जगह पे आएगा, क्रिएट होगा, इक्विवेलेंट इफेक्ट बताएगा वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंट। ओके, देखो सीरीज का देखो फंडा समझो। सीरीज में एक ही हाथ जोड़ा रहेगा, मतलब इसको मान लो बॉयज़, इसको मान लो गर्ल। ओके, तो देखो ये बॉय ये गर्ल, अगर दोनों हाथ पकड़ा है, एक हाथ पकड़ा है, देखो यहाँ पे एक ही हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ इसका कोई और पकड़ा है या कहीं और है या नहीं पकड़ा है, मान लो जो जैसा भी समझो, एक ही हाथ यहाँ पकड़ा है ये दोनों, बाकी दूसरा हाथ कहीं और है। ओके ना, तो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में। ओके, ऐसे समझो। फिर इसको ही मान लो अगर बॉयज़, तो फिर यहाँ देखो क्या है, ये हाथ पकड़ा है, एक ही हाथ पकड़ा है, वन हैंड, इसका दोनों हैंड देखो किधर है इसका। अगर दोनों हैंड अगर एक हैंड से पकड़े हुआ है तो वो क्या हो गया, वो सीरीज में आ गया, वो क्या हो गया, सीरीज में आ गया। समझो इस बात को। ओके, इसको ड्राइव करने के लिए ड्राइव देख लो एक बार। 3 रेसिस्टेंट है, R1 R2 R3 कनेक्टेड है सीरीज में, और PD पोटेंशियल डिफरेंस I इसमें सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 का V1 V2 V3 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है तो V1 V2 V3 ले लिए। ओके, तो V इक्वल टू टोटल V कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, देखो यहाँ से V निकला, V वोल्ट दिए तो इसमें V1 आ गया, इसमें V2 आ गया, यहाँ लिखा हुआ है ये V1 V2 V3 आ गया, सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन करंट सब में सेम है, I। ओके, अब V1 इक्वल टू RI1 होगा ओम्स लॉ से, V इक्वल टू RI होता है ना, तो उससे क्या होगा, V इक्वल टू R1I हो जाएगा, R2I हो जाएगा, R3I हो जाएगा ना। देखो उसके बाद है टोटल रेसिस्टेंट क्या हो जाएगा, V इक्वल टू RS हो जाएगा, मतलब कि सीरीज में, S मतलब यहाँ सीरीज है तो IRS अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, IRS जो ना हो जाएगा क्या, किसके इक्वल हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ने का क्या मतलब हुआ, ये दोनों को जोड़ने का क्या मतलब हुआ, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके ना, इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके ना, इसको टोटल हम V लिख सकते हैं, और टोटल V को हम क्या लिख सकते हैं, IRS। इधर क्या था हमारा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर इसमें से हम I कॉमन लेंगे, अगर I कॉमन लेंगे तो इधर से IRS हो जाएगा, इधर I कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके ना, R3
तो आई से आई कट जाएगा इधर, तो सिंपल सा कितना होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, जितना एज सो एन, जितना भी ले सकते हो आगे, जरूरी नहीं कि 3 ही, ओके ना, बट 3 है एग्जाम्पल के लिए। सीरीज में क्या होता है, देखो आर एस क्या होता है, आर एस मतलब आर इक्विवेलेंट, ये जो आर इक्विवेलेंट है सबसे ज़्यादा होगा। अगर ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, तो 7 to 9 10 14 हो जाएगा। देखो ये बड़ा है ना, आर एस बड़ा है ना, 14 है, ये 2 है, ये 5 है, ओके, ये हमेशा बड़ा होगा, ये दिया। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंट यूज इन इंक्रीज द इक्विवेलेंट इंक्रीज करने के लिए सीरीज में जोड़ा जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट, पैरेलल में देखो R1 है, R2 है, R3, इस टाइप से पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल मतलब ये लाइन पैरेलल पढ़ा है ना, तो उसी टाइप में। और देखो पैरेलल में समझने के लिए एक और तरीका है, देखो अगर ये मान लो गर्ल है, ये बॉयज़ है, इसको भी गर्ल मान लो, ओके, तो देखो इसका दो हैंड ये बॉयज़, दो हैंड ये बॉयज़ के पास है, ये दो हैंड इसके बॉयज़ के पास है ना, मतलब दोनों हैंड पकड़े हुआ है, दोनों आपस में दोनों हैंड पकड़े हुआ है, ये भी वैसे ही दोनों हैंड पकड़े हुआ है, तो मतलब ये क्या होगा, पैरेलल में हो गया। वही अगर एक हैंड पकड़े तो सीरीज, दो हैंड पकड़े तो पैरेलल, दो हैंड पकड़े तो पैरेलल, दो हैंड पकड़े तो पैरेलल, एक हैंड पकड़े तो सीरीज, ओके। दोनों हाथ यहाँ पकड़े हुए हैं ना, ये चीज़ देख लो, इसको R1, इसको R2 R3 मान लिए, इसमें I1 जाएगा करंट, इसमें I2 जाएगा करंट, इसमें I3 जाएगा। करंट डिफरेंट होता है पैरेलल में, ओके। ये R1 R2 R3 है, पोटेंशियल डिफरेंस V डाले हम, इसमें दिए हम, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, क्योंकि जो ना पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, क्यों, क्योंकि जो ना इसमें सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसमें, पैरेलल में, ओके। तो इसमें I1 I2 I3 लेंगे, I इक्वल टू V इक्वल टू I R1 लेंगे, तो I मुझे क्या लेना, I लेना है ना, तो I इक्वल टू V बाई R I लिए हम, इसको सेकेंड माने, I2 लिए V बाई R2, I3 लिए V बाई R3, और I लिए V बाई RP, मतलब R इक्विवेलेंट। अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे सीरीज में किए थे, ओके, V बाई RP, तो यहाँ पे इस टाइप का आ गया, I1 I2 प्लस I3। अगर ये करेंगे तो इसका फार्मूला पुट करेंगे तो ये आएगा इस टाइप का, है कि नहीं, और I सिंपल सा I इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इससे ऊपर से V कट जाएगा, V कॉमन लेंगे तो V कट जाएगा, V कट गया तो ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, RP मतलब R इक्विवेलेंट, अगर R इक्विवेलेंट क्या होता है, ऑलवेज लेस देन होता है R से, ओके, वो समझ में आ जाएगा आगे, ये क्या मैं बोला, ओके। और ये समझ ही लो, देखो मान लो R इक्विवेलेंट निकालना है, ओके, 1/2 लो प्लस 1/2 लो, तो R1 कितना है 2, R2 भी कितना है 2, ओके। इसको सॉल्व करो, 2 कॉमन होगा, ऊपर 2 कट के कितना है 1 आया। तो एक चीज़ याद रखना, इसको उल्टा करना मत भूलना, उल्टा ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मतलब R इक्वल टू यहाँ पे 1 आया। देखो 1 छोटा है, मतलब R इक्विवेलेंट छोटा है, मतलब R इक्विवेलेंट छोटा है। दो रेसिस्टेंट को अगर जोड़े तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंट जिसका था, मान लो ये दो रेसिस्टेंट को जोड़े, इसका 2 था, इसका 2 था, तो सिंगल रेसिस्टेंट कितना आया 1 का आया, ये 2 है, ये 1 है, बस यही बोल रहा है, पैरेलल में ये छोटा आता है, इसको रिड्यूस करने के लिए जोड़ते हैं पैरेलल में, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रेसिस्टेंट यूज टू डिक्रीज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंट को डिक्रीज करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कितना इलेक्ट्रिक पावर हो रहा है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क कितना हो रहा है कितने टाइम में, तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, ओके। ऐसा यूनिट इसका क्या है, वाट है, ऐसा यूनिट क्या है, वाट है, ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड, 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क काम ये हुआ, वर्क हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे 1 वाट, ओके। ये बोलते हैं 20 वाट का बल्ब, 9 वाट का बल्ब, जस्ट लाइक उसी टाइप का। बिगर वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर किलो वाट बोलते हैं, बिगर वाट को 1 किलो वाट 1000 वाट बोलता है, ओके। 1 किलो वाट 1000 वाट।
P इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये सब फॉर्मूला रट लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है पावर से। क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ रेसिस्टेंट के बाद से क्वेश्चन आता है, रेसिस्टेंट से आता है, पावर से आता है, आगे हीटिंग इफेक्ट पर आएंगे उससे आता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ये सबसे कम आता है जितना एज कम्पेयर इधर आता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट के बाद जितना भी ये सब पूरे अच्छे से पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सम फार्मूला W इक्वल टू वी क्यू, ओके, W इक्वल टू वी क्यू होता है ना, पढ़े हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज बाय, सॉरी वर्क डन बाय चार्ज, ये फार्मूला पढ़े हो ना। इसको इस तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी क्यू होगा ना, बस वही दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया था, ये क्या हो गया P हो गया, मतलब P इक्वल टू वी क्यू बाई टी, क्यू बाई आई इक्वल टू क्या पढ़े थे हम, क्यू बाई टी पढ़े थे, आई इक्वल टू, तो क्यू बाई टी पढ़े थे, इसी को वी इक्वल टू मतलब क्या हो गया P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला बन गया। अब है P इक्वल टू वी आई, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, V को क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो आई आर लिखे, ये कुछ नहीं है, आई आर लिखे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, P इक्वल टू। अब इसका यूज कहाँ पे वो हम बताते हैं। अब देखो R इक्वल टू क्या होता है, आई वाई सॉरी वी वाई आर, R इक्वल टू क्या होता है, आई ले लो यहाँ पे, I इक्वल टू क्या होगा वी वाई आर, ओके ना, या V इक्वल टू आई आर होता है, तो R को इधर ले जाओगे तो नीचे जाएगा ना, I इक्वल टू वी आई, ये ना होगा, ओके ना। तो देखो ये वही किया गया है, तो वी स्क्वायर आर आ गया। अब इतने फार्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है, तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, चाहो तो याद कर लो। तो हम क्यों बताएं, इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पे देखो वी स्क्वायर बाई आर है, वी स्क्वायर बाई आर, अगर तुमको वी दिया हुआ है आर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगा लो, ओके ना, अगर पावर पूछ रहा है तो। अगर आई दिया हुआ है आर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाओ, ओके, या वी दिया हुआ आई दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाओ। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, चाहो तो तुम इसको ड्राइव कर सकते हो खुद से, क्योंकि बहुत ही आसान है अगर फार्मूला तुमको पता हो तो, ओके। किलोवाट क्या है, कमर्शियल यूनिट है, किलोवाट क्या है, कमर्शियल यूनिट, किलोवाट क्या है, कमर्शियल यूनिट। अगर कमर्शियल यूनिट पूछे तो किलोवाट पर आवर बताना, ओके। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक फेनोमेनन मतलब जस्ट लाइक कोई भी चीज़ होना, किसी भी चीज़ का घटना हो रहा है, पंखा चल रहा है, ये एक फेनोमेनन है, ओके ना। फेनोमेनन ऑफ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, मतलब ये एक फेनोमेनन है, एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस मान लो, ये फेनोमेनन मतलब बोल दो, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हीट एनर्जी में, पूरा नहीं, पार्शियली, थोड़ा सा, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर में अगर फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर अगर इसमें फ्लो कर रहा है, अगर कुछ ज़्यादा स्पीड से फ्लो करने लगे तो इसमें हीट जनरेट होता है। देखना कभी कभी तार हीट हो जाता है, बस यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है, ओके ना। इसे ड्राइव भी किया गया है फार्मूला, ये देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी वी होगा, ओके ना, चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू होगा, वर्क डन क्या होगा, वी इक्वल टू वी क्यू, ओके। वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर। क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टी। अब बोलो आई टी कैसे लिखे हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू आई टी, तो ये इधर करेगा तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई टी, तो उसी को यहाँ से लिखा गया है, तो डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को अगर हीट बोल देते हैं, मतलब आई स्क्वायर आर टी। एक और फार्मूला है इसका ड्राइव करने का, देखो, वर्क डन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन एच इक्वल टू इतना, ये हो गया। इसका अब रीजन देखो, रीजन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हेन फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है इन द वायर में कोलाइड कर रहा है विद बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब रुका हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उससे कोलाइड कर रहा है, सब इलेक्ट्रॉन थोड़ी पार्टिसिपेट करता है, तो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, मतलब कोलाइड टकरा रहा है। वाई ड्यूरिंग दिस कोलिजन द काइनेटिक ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस एंड कन्वर्ट इनटू हीट। इससे क्या होता है, अगर टकराया तो उसको रोकेगा, रुका तो उससे क्या होगा,
काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हीट एनर्जी में, देन वायर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, यही रीज़न है। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वायर डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है हीटिंग। ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन पूछ देता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंट ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, फ्लोइंग ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, और टाइम फॉर विच करंट इज पास, 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। किस पे, रेसिस्टेंट पे, करंट पे, टाइम पे। रेसिस्टेंट करंट टाइम, रेसिस्टेंट करंट टाइम। अगर वैसे नहीं याद हो तो फॉर्मूला याद करो, H=I²RT, ये तो याद करना ही है। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, I पे, R पे, T पे, ओके ना। और इसको जूल्स रूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। अगर वहाँ पे अगर पूछ ले स्टेट जूल्स लॉ या लॉ ऑफ जूल्स, ये कुछ भी इस टाइप का अगर पूछ ले तो यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू जेम्स जूल the heat produced in a current carrying wire is directly proportional to the square of strength of current when resistance and time are constant। अगर रेसिस्टेंट और टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंट अगर टाइम कांस्टेंट रहा तो I² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये पहला है। अगर टाइम मान लो अगर 5 सेकेंड ही है और रेसिस्टेंट जो भी कांस्टेंट है 5 ओम मान लो, तो कांस्टेंट मतलब क्या है, अगर 5 है तो 5 ही है, मतलब बढ़ेगा नहीं। कांस्टेंट मतलब ये होता है, ओके ना, रेसिस्टेंट कांस्टेंट मतलब ये होता है, बढ़ेगा नहीं। तो हीट किसकी प्रोपोर्शन होगा, I² के प्रोपोर्शन, ओके ना। हीट प्रोड्यूस इन ए करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंट व्हेन करंट एंड टाइम कांस्टेंट। अगर करंट और टाइम कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेसिस्टेंट के। हीट अब प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग वायर में, देखो इतना तक तो ये पूरा सेम ही है, एक रट लोगे या समझ लोगे तो काफ़ी है। to the time for which the current is passed when resistant and current are constant। लास्ट में सिर्फ 2 चीज़, कोई 2 को कांस्टेंट कर दो, एक को डायरेक्टली कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो हीट किसके प्रोपोर्शन है, टाइम के। तीनों इक्वेशन को मिलाओगे तो तीनों इक्वेशन को मिलाने के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा I²RT, ओके। अब द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड थ्रू द इलेक्ट्रिक वर्क व्हेन Q ऑफ, वो जो अभी फार्मूला हम ड्राइव कराए वही है। चलिए इस लेक्चर में तब तक के लिए इतना ही। अब ये हैंड रिटन नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और पढ़ते रहिए। ये नोट अगर यूज़फुल हो तो इसको यूज़ कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, और ऐसे फ्रेंड को भेजिए जो जिसको ज़रूरी है, ओके। तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। सही करें, मेहनत से करें और आगे बढ़ें। That's all, students। पढ़ेंगे।